हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को डिस्कस करेंगे। देखिए, अध्ययन क्षेत्र को हम विषय क्षेत्र भी कहते हैं और स्कोप भी कहते हैं। और हर विषय का विषय क्षेत्र होता है, अपना स्कोप होता है। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र को डिस्कस करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि विषय क्षेत्र होता क्या है। देखिए, विषय क्षेत्र किसी भी विषय की वह सीमा है जिसके अंतर्गत जो कुछ भी उस विषय से संबंधित है या उस विषय के साथ प्रासंगिक है, उसका अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में हम स्कोप को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्कोप इज द एक्सटेंट ऑफ द एरिया और सब्जेक्ट मैटर दैट समथिंग डील्स विद और टू विच इट इज रिलेवेंट। अब देखिए, किसी भी विषय का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र उसके समस्त तथ्यों को सम्मिलित करके पूर्ण किया जाता है। अगर हम किसी विषय के अंतर्गत विषय क्षेत्र में कुछ ही तथ्य लेंगे और सारे तथ्य नहीं लेंगे तो उस विषय का विषय क्षेत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। समस्त तथ्यों को सम्मिलित करके ही किसी भी विषय का विषय क्षेत्र कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। अब जब हम मानव भूगोल की बात करते हैं तो देखिए, मानव भूगोल एक विकसित होता हुआ विषय है जिसमें निरंतर नवीन तथ्यों का समावेश हो रहा है। यानी नए नए फैक्ट्स रेगुलरली निरंतर उसमें जुड़ते जा रहे हैं मानव भूगोल के विषय में। और ये क्योंकि नवीन तथ्य जुड़ते जा रहे हैं, इसीलिए मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का भी निरंतर विस्तार हो रहा है। मानव भूगोल पूर्ण रूप से 3 प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करता है। और वो 3 प्रकार के तथ्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मानव, मानव वर्ग एवं समाज तथा मानव की क्षमता व कार्य। दूसरा है मानव की क्षमता व कार्यों का प्राकृतिक वातावरण से समायोजन। तीसरा है मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों में समायोजन के द्वारा बना सांस्कृतिक वातावरण। तो इस प्रकार मानव तथा प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन के द्वारा बने सांस्कृतिक वातावरण के सभी तथ्य मिलकर मानव भूगोल के तथ्यों या विषय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब यदि हम ये जो मानव तथा प्राकृतिक वातावरण के समायोजन से बने सांस्कृतिक वातावरण के तथ्यों की बात करें तो इन तीनों चीज़ों में जो 7 महत्वपूर्ण तथ्य उभर के आते हैं जो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं और मानव भूगोल के अंतर्गत उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये 7 महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हुए? सबसे पहला तथ्य है जनसंख्या व उसकी विशेषताओं का अध्ययन। दूसरा तथ्य है प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों एवं मानव के समायोजन का अध्ययन। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन। चौथा है संसाधन उपयोग व संसाधन नियोजन का अध्ययन। पांचवा है वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास क्रम, यानी वातावरण के तथ्य जो हैं उनका समय के साथ क्या विकास क्रम रहा है उसका अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का। छठा है मानव भूगोल के भूदृश्यों का क्षेत्रीय वितरण व उनका अध्ययन। और सातवां है इन क्षेत्रीय वितरण है, इसके अंतर्गत हम जो स्थानिक संगठनों का अध्ययन करते हैं, इन क्षेत्रीय स्थानिक संगठनों के अंतरास्थानिक संबंधों का अध्ययन, जिसमें स्थानिक संगठनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव समाजों के हित में किया जाता है। तो ये 7 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका अध्ययन जो है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और इन महत्वपूर्ण तथ्यों के अध्ययन से ही मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को पूर्णता मिलती है या मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पूर्ण होता है। अब हम इन सब तथ्यों को एक के बाद एक डिस्कस करते हैं और ये जानते हैं कि इसके अंतर्गत किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जनसंख्या व उसकी विशेषताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, इसके अंतर्गत जनसंख्या व उसके वितरण का अध्ययन
उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है, यानी जो किसी क्षेत्र में संसाधन उपलब्ध हैं उस संदर्भ में उस क्षेत्र की जनसंख्या और उसके वितरण का हम अध्ययन करते हैं। जनसंख्या की विशेषताओं का जो अध्ययन है उसके अंतर्गत हम जो स्त्री पुरुष अनुपात है, बच्चों, वयस्कों एवं वृद्धों का अनुपात है, वयस्कों की कार्यकारी जनसंख्या का प्रतिशत है, कर्मकारों का विशेष पेशों या व्यवसायों से जुड़ाव है, इन सब का प्रमुख रूप से अध्ययन करते हैं। तो केवल जनसंख्या देखने में हमें एक शब्द लगता है, लेकिन इस जनसंख्या के साथ जुड़े ये जो विशेषताएं हैं, ये जो तथ्य हैं, ये सम्मिलित रूप से विस्तृत रूप से मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत इन्हें सम्मिलित किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा हम चलते हैं वातावरण समायोजन का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। देखिए, मानव भूगोल के अध्ययन में उन विभिन्नताओं को सम्मिलित किया जाता है जो संसार के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाली जनसंख्याओं की शारीरिक आकृतियों, वेशभूषा, भोजन के पदार्थों, मकानों को बनाने की सामग्री और मकानों के बनाने की शैली, आर्थिक व्यवसायों तथा जीवन के तरीकों और आदर्शों में पाई जाती हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों में लोग भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं और अपना मकान बनाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योगों से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अब भूगोलविदता को केवल मानव भूगोल में इन भिन्नताओं का अध्ययन ही नहीं करना पड़ता और इतना ही नहीं मालूम करना होता कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं किस प्रकार वितरित हैं, बल्कि यह भी जानना आवश्यक होता है कि उसका वितरण उस विशेष ढंग से क्यों है। तो ये मतलब जिस प्रकार से जितनी भी विभिन्नताएं हैं क्षेत्रों के आधार पर, इनमें किस प्रकार मानव अपना समायोजन कर रहा है, इसके साथ साथ ऐसा क्यों है, मानवीय दशाएं जो हैं इस विशेष ढंग की क्यों हैं, इसका अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर। अब तीसरा है सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का। देखिए, पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए दिखाई पड़ते हैं, वे सब मानव भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित हैं। मनुष्य खुद भी एक स्वतंत्र भौगोलिक तथ्य है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है। वह अपने प्राकृतिक वातावरण के संसाधनों को प्रयोग करके अपनी सत्ता बनाए रखता है, अपना होल्ड बनाए रखता है और अपना वह वातावरण का विकास करता है। एग्जाम्पल हम देखें, उदाहरण हम देखें तो मानव खेती करके या पशु चराकर, मछली पकड़कर, वन काटकर, खाने खोदकर या अन्य प्रकार के प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके अपना जीविकोपार्जन करता है। अब ये जितनी भी मानव क्रियाएं हैं, ये समस्त मानव क्रियाएं जो हैं, इन्हीं समस्त मानव क्रियाओं को हम सांस्कृतिक भूदृश्य या कल्चरल लैंडस्केप कहते हैं। इस सांस्कृतिक भूदृश्य को मनुष्य ने प्राकृतिक वातावरण के प्रयोग से बनाया है। अकेले ही नहीं बनाया मनुष्य ने, बल्कि प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग करके इन सभी सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है। मानव द्वारा निर्मित संस्कृति जो है उसका अध्ययन मानव भूगोल में होता ही है। साथ ही साथ इसका भी विचार किया जाता है कि प्राकृतिक वातावरण ने मनुष्य और उसकी आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्रियाओं पर अपना कितना प्रभाव डाला है और किस प्रकार डाला है और क्यों डाला है। ये सब अध्ययन जो है मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। संसाधन उपयोग तथा संसाधन नियोजन का अध्ययन, स्टडी ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड रिसोर्स प्लानिंग। देखो, मनुष्यों द्वारा संसाधनों का उपयोग करने से संसाधनों में कमी आने लगी है। इसी कारण नियोजन की आवश्यकता पड़ती है ताकि भविष्य में भी संसाधनों का प्रयोग किया जा सके। साथ ही साथ वर्तमान काल में होने वाले परिवर्तनों की खोज करके भविष्य में होने वाली मानवीय क्रियाओं का भी अनुमान लगाया जा सके। तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं
किस प्रकार संसाधन का उपयोग हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं, और उस संसाधन को का हम नियोजन करते हैं, क्योंकि उपयोग के साथ साथ संसाधनों में कमी आ रही है, तो कैसे हम उस कमी को कम कर सकते हैं या कैसे लंबे समय तक हम संसाधनों को अपने उपयोग में ला सकते हैं, इसके लिए प्लानिंग की जाती है। और साथ ही साथ नए नए भविष्य में नए नए संसाधनों की खोज का जो अध्ययन है वो भी मानव भूगोल में किया जाता है। अब संसाधन नियोजन का उद्देश्य जो है वो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों की समीक्षा करना है, जिसमें जनसंख्या के समूहों और परिस्थिति का पारस्परिक संबंध होता है। संसाधन नियोजन से ही किसी प्रदेश की हम भावी आर्थिक और सामाजिक उन्नति कर सकते हैं, और इनका जो विस्तृत अध्ययन है इसीलिए मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये क्लियर हो गया आपको? अब हम चलते हैं पांचवें महत्वपूर्ण तथ्य की ओर, जो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित है। ये तथ्य जो है ये है वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास क्रम या अनुक्रमण, टेम्पोरल सक्सेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास क्रम या अनुक्रमण, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में टेम्पोरल सक्सेशन ऑफ फैक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, सांस्कृतिक वातावरण के तथ्यों का विकास एकदम से नहीं हुआ है, अनायास ही नहीं हुआ है और होता भी नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस है, यानी बल्कि विकास का, ये हम कह सकते हैं विकास का एक क्रम है जो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। एग्जाम्पल उदाहरण हम लें तो परिवहन के क्षेत्र में भी इसी प्रकार का हमें कालिक विकास क्रम देखने को मिलता है। बिना पहियों की गाड़ी से पहिए की पशु चालित गाड़ी, फिर ट्रक, बस, रेल, वायुयान, रॉकेट, ये जो है ये कालिक विकास क्रम के ही परिणाम है, या हम कह सकते हैं काल पक्ष की कहानी बताते हैं। हम किसी भी भूदृश्य को देखें उसमें कालिक विकास क्रम हमें निश्चित रूप से दिखाई देगा, यानी समय के साथ पहले क्या था, प्राचीन समय में हम देखें किस प्रकार का था, फिर उसमें किस प्रकार का मॉडिफिकेशन आया, उसके बाद और हम आगे चलें तो उसी चीज़ में कितना मॉडिफिकेशन आया। तो ये जो चीज़ें हैं ये काल पक्ष को दर्शाते हैं और हमारे कालिक विकास अनुक्रमण जो है, कालिक विकास क्रम को दर्शाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले गाड़ियाँ बिना पहिए की बनी, फिर पहिए वाली गाड़ी आई जो पशु चलाते थे, उसके बाद हमारे बसेस आए, ट्रक्स आए, या जैसे हम, और फिर उसके बाद एरोप्लेन्स आए, रॉकेट्स आए। तो ये सारा जो है कालिक विकास क्रम को दर्शाता है, और इस विकास क्रम का जो अध्ययन है वो भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। छठा जो महत्वपूर्ण तथ्य है मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का वो है क्षेत्रीय या स्थानिक संगठनों का अध्ययन, रीजनल और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी। देखिए, मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य आधार भौगोलिक तथ्यों का प्रादेशिक वितरण होता है। मानव भूगोल में मानव समाज की प्रत्येक विशेषता और मानव इतिहास की प्रत्येक घटना किसी विशेष स्थान से बंधी होती है तथा किसी स्थान पर अनेक प्रकार की घटनाओं का एक संयुक्त इतिहास उपस्थित होता है। अब हम देख सकते हैं कि धरातल के विशेष क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार के दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में नदियों से नहरें निकालकर एक विशेष प्रकार का कृषि भूदृश्य विकसित हुआ है। वहीं बंगाल व बिहार में वर्षा पर आधारित कृषि दृश्य विकसित हुए हैं। जो ये पंजाब हरियाणा वाले जो नहरी सिंचाई वाले कृषि भूदृश्य हैं उनसे भिन्न हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन पर आधारित उद्योगों का वितरण हुआ है, तो बंगाल में जूट आधारित उद्योगों का वितरण हमें देखने को, परिदृश्य हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार के भूदृश्यों के संगठन को क्षेत्रीय या स्थानिक संगठन के नाम से ही पुकारा जाता है, और ये मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य भाग हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि समय के साथ किस प्रकार के भूदृश्य अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुए हैं।
चाहे वो कृषि भूदृश्य हों, चाहे वो औद्योगिक भूदृश्य हों, चाहे वो नगरीय भूदृश्य हों, ये सभी भूदृश्य जो हैं ये स्थानिक संगठन के नाम से पुकारे जाते हैं और या हमें इन्हें क्षेत्रीय संगठन भी कहते हैं। और इन सभी भूदृश्यों का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य भाग है। अब हम चलते हैं 7वें महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। देखिए, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र का 7वां महत्वपूर्ण तथ्य स्थानिक संगठनों के अंतरास्थानिक संबंधों का अध्ययन है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है। देखिए, पृथ्वी के धरातल पर फैले हुए भौगोलिक दृश्यों के क्षेत्रीय या स्थानिक संगठन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं तथा मानवीय समस्याओं के हल में सहायक भी सिद्ध हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, भारत में गेहूं क्षेत्र तथा मैक्सिको के गेहूं क्षेत्र 20वीं सदी से 7वें दशक के संपर्क में आए और भारत में मैक्सिको के गेहूं को हम उगाने लगे, उन बीजों को यूज़ करने लगे। भारत की खाद्य समस्या के समाधान में सहायता मिली हमें, बल्कि साथ साथ इस सहायता के साथ साथ भारत ने पिछले दशकों में गेहूं का निर्यात भी करना प्रारंभ किया। इसी प्रकार आने वाले समय में कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाने लगा। कम समय में उत्पादित होने वाली तथा बीमारी अवरोधक फसलों की प्रजातियों का भी विकास हुआ और उनका स्थानांतरण भी दूसरे क्षेत्रों में हुआ। और इसका मतलब ये है कि एक स्थानिक संगठन दूसरे स्थानिक संगठनों की समस्याओं के नियंत्रण में सहायक होता है। अब ये जो स्थानिक संगठन है, इन सभी संगठनों का विस्तृत अध्ययन जो है हम मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। ये केवल कृषि का ही एग्जाम्पल था, कृषि के स्थानिक संगठन का। इस प्रकार के एग्जाम्पल हमें उद्योगों में भी मिल जाएंगे, हमारे सामाजिक व्यवस्था में भी मिल जाएंगे। तो ये जो अंतर स्थानिक संबंध है, कहने का मतलब ये है कि जो अंतर स्थानिक संबंध है स्थानिक संगठनों का, वो भी मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का मुख्य विषय है।